नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प पर स्वागत है। आप यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए लाभदायक है। इस यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आगमन विधि और निगमन विधि, और आगमन निगमन विधि की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ हम इन विधियों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि जो इंडक्टिव मेथड होती है वो क्या कहलाती है। तो हम देखते हैं कि इस विधि में हम विशिष्ट उदाहरणों, हमें यहां पर ध्यान देना है, यह इसके मुख्य सिद्धांत होते हैं कि इस विधि में हम विशिष्ट उदाहरणों से शुरुआत करते हैं और एक सामान्य नियम या सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तो हमें इस बात को याद रखना है कि जो आगमन विधि होती है उसमें हम विशिष्ट उदाहरणों से एक सामान्य नियम या सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर दिया गया है यह एक खोज की विधि है। तो हमें यहां याद रखना है कि यह एक खोज की विधि है, क्योंकि यहां से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आगमन विधि है, खोज की विधि है या अन्य इसमें ऑप्शन मिल सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं मुख्य सूत्र। जो आगमन विधि है इसके मुख्य सूत्र क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। इसका पहला जो मुख्य सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे हमने अभी देखा है कि जो आगमन विधि है वह विशिष्ट उदाहरणों से हम प्रारंभ करते हैं और हम एक सामान्य नियम पर पहुंच जाते हैं या सिद्धांत पर हम पहुंच जाते हैं। तो वही यहां पर कहा गया है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर हम वहां पर पहुंचते हैं। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तीसरा हमारा कहा गया है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और चौथा है उदाहरण से नियम की ओर। तो जो आगमन विधि होती है उसके यह मुख्य सूत्र होते हैं। यह प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे प्रक्रिया क्या होती है आगमन विधि की। तो आगमन विधि की प्रक्रिया जो होती है उसमें शिक्षक जो है पहले छात्रों के सामने कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, कि जो शिक्षक होता है वह छात्रों के सम्मुख बहुत से उदाहरणों को प्रस्तुत करेगा। एक ही सिद्धांत के लिए वह अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करेगा ताकि वह छात्र जो है उस नियम या सिद्धांत की ओर पहुंच जाए। दूसरा यहां पर कहा गया है छात्र उन उदाहरणों में समानता देखते हैं कि किस प्रकार से उनमें समानता है, और अंत में स्वयं एक नियम प्रतिपादित करते हैं और फिर वह एक नियम बना लेते हैं। स्वयं ही वह उदाहरणों के माध्यम से फिर वह एक नियम पर पहुंच जाते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहां पर उदाहरण दिए गए हैं। कहा गया है कि यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि हम ये जानते भी हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो आप छात्रों को अलग अलग माप के कई त्रिभुज काटने और उनके कोणों को मापने के लिए कहेंगे। यदि हमें छात्रों से यह पता करना है कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वह 180 अंश होता है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि हम छात्रों के लिए अलग अलग माप के त्रिभुज बनाने के लिए कहेंगे और उन त्रिभुजों के कोणों को मापने के लिए कहेंगे कि इन त्रिभुजों के जो कोण हैं उनकी माप क्या है। और जब हम उन कोणों की मापों को ज्ञात करेंगे और हम उन कोणों को जोड़ेंगे तो हमें 180 अंश प्रत्येक स्थिति में मिलेगा। और जब हमें प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश मिलेगा तो वहां से हम एक निष्कर्ष निकाल लेंगे और कहेंगे कि हर बार योग 180 अंश ही आ रहा है, तो वहां से हम एक नियम बना लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यह विधि होती है आगमन विधि। कहने का मतलब हुआ आगमन विधि में हम छात्रों के सम्मुख कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से हम एक सामान्य नियम पर पहुंच जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ उदाहरण। यहां पर जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि 1 और 3, यहां पर एक एक विषम संख्या है और 3 भी एक विषम संख्या है, तो उसको यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। इसी तरीके से 1 3 5,
तो 1 और 3 प्रथम दो विषम संख्याएं थी, इसमें हमने 5 को जोड़ लिया, तो 1 3 5 प्रथम 3 विषम संख्या है, यदि हम इनको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 4। यदि हम आगे देखें 1 3 5 7 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहां पर हमें आंसर मिल रहा है 16। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहली विषम संख्या तो 1 है, यदि हम 1 को देखें तो 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 1 के लिए हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम जो 2 है, इसी तरीके से जो हमने 1 धन 3 देखा था, जो 4 है, इसको हम 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा था 1 धन 3 धन 5 है, यह 9 है, 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 धन 3 धन 5 धन 7 बराबर 16 है, उसको हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम आगे भी विषम संख्याओं को जोड़ते जाएंगे तो हम यहाँ पर एक नियम पर पहुंच जाएंगे। क्या नियम है कि जो प्रथम जो हमारी विषम संख्याएं हैं उनका हम यदि योग करते हैं तो वह n का वर्ग, n मतलब क्या है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो कहें कि पहले n विषम संख्याओं का योग, जो प्रथम n विषम संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का जो योग होता है वह n स्क्वायर होता है। n का मतलब जैसे पहली बार ले रहे हैं तो पहली क्या है विषम संख्या 1, तो 1 का वर्ग ही होगा। यदि हम दूसरी बार ले रहे हैं 1 धन 3, तो यहाँ पर 2 क्या है विषम संख्याएं हैं, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पर अब यदि हमने 1 धन 3 धन 5 ले रहे हैं, 3 विषम, प्रथम 3 विषम संख्याएं ले रहे हैं, तो यहाँ पर योग कितना हो रहा है 9। तो यहाँ पर 3 क्या है प्रथम विषम संख्या है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 4 को देखें तो यहाँ पर प्रथम 4 विषम संख्या है, तो उनका वर्ग कर रहे हैं तो 4 का वर्ग आ रहा है। तो यहाँ से हम एक नियम पर पहुंच जाते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वह n स्क्वायर होता है। n का मतलब है यदि हम यहाँ से 1 3 5 से लेके डैश 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 तक हम जाते हैं n तक, तो इन संख्याओं का जो योग होगा वो n का वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है n। ठीक है, तो यहाँ पर n जो विषम संख्याएं हैं, n विषम संख्याओं से मतलब है यहाँ नंबर से नहीं है, n का मतलब है कुल संख्याएं। यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं 1 3 5 प्लस 7, और इस तरीके से यहाँ पर मान के चलिए है हमारा, यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर यदि मान के चलिए हमारा है यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि 15 है तो 15 तक कितनी कुल संख्याएं हो जाएंगी 1 3 5 7 9 11 13 फिर 15 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 8 का वर्ग। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगली स्लाइड को, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं निगमन विधि। जिस तरीके से हमने देखा आगमन विधि में छात्रों के सम्मुख हम उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से हम एक नियम पर पहुंच जाते हैं। अब हम निगमन विधि देखते हैं, जिसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो निगमन विधि क्या है, इसमें पहले नियम या सिद्धांत बता दिया जाता है। यहाँ पर आगमन विधि का उल्टा हो रहा है, यहाँ पर नियम या सिद्धांत को पहले ही छात्रों को बता दिया जाता है और फिर उदाहरणों के माध्यम से उसे सिद्ध या पुष्ट किया जाता है। तो हम सबसे पहले छात्रों के सम्मुख नियम या सिद्धांत को बता दे रहे हैं और उसके पश्चात विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उस नियम की पुष्टि करते हैं या उस नियम को सिद्ध करते हैं कि यह नियम सही है। तो यह विधि जो है यहाँ पर कहा भी गया है कि यह आगमन विधि के ठीक विपरीत विधि है। तो जो निगमन विधि है यह आगमन विधि की विलोम या विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, चलो चलते हैं इसके मुख्य सिद्धांत मुख्य सूत्र पर। तो इसके जो मुख्य सूत्र है उसमें कहा गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहाँ पर हमारा जो पहला है वह है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और चौथा है नियम से उदाहरण की ओर। तो हमने अभी देख लिया है कि इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं यह वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर निगमन विधि क्या है, इसमें हम छात्रों के सम्मुख नियम या सिद्धांत को बतला देंगे
और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उस नियम या सिद्धांत की पुष्टि करेंगे या उसे हम सिद्ध करेंगे। चलिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। पहले हम इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। तो प्रक्रिया तो हमने देख ही लिया है कि शिक्षक पहले सूत्र को बोर्ड पर लिख देता है और छात्र उस सूत्र का उपयोग करके सवालों को हल करता है। विभिन्न प्रकार के जो सवाल होंगे उस सूत्र पर आधारित होंगे, तो उनको फिर उन पर हल करेगा। ठीक है, अगले हम देखते हैं उदाहरण। किस प्रकार से हम उदाहरण के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस विधि के द्वारा। तो शिक्षक ने पहले सूत्र बता दिया। शिक्षक ने सूत्र श्यामपट्ट पर लिख दिया कि a धन v का वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। ठीक है, यह सूत्र जो है शिक्षक ने विद्यार्थियों को बतला दिया है। इसके बाद छात्रों को इस सूत्र के आधार पर 2 धन 3 के ऊपर 2 की घात जैसे सवालों को हल करने के लिए कहा गया। और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कहा गया 2 धन 3 के ऊपर 2 की घात, x धन 3 के ऊपर 2 की घात, या y ऋण 2 के ऊपर 2 की घात, या कुछ अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं। यहाँ ऋण भी हो सकता है, धन का भी प्रश्न है, a धन b का वर्ग है तो धन ही हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं इस सूत्र पर हम हल करने के लिए छात्रों को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए कि आगमन विधि क्या है। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं, उदाहरण हमें दिए जाते हैं और हम नियम पर पहुंचते हैं। और निगमन विधि में हमें नियम पहले बता दिया जाता है, फिर उस नियम पर हम सूत्रों को हल करते हैं और हम उस नियम की पुष्टि कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन दोनों विधियों में अंतर, कि इन दोनों विधियों के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आधार क्या है, आगमन विधि और यहाँ पर निगमन विधि। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो हम दृष्टिकोण पर चर्चा कर लेते हैं कि दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दृष्टिकोण देखें कि आगमन विधि का जो दृष्टिकोण माना गया वह है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है कि आगमन विधि का दृष्टिकोण क्या है, तो मनोविज्ञान है। और निगमन विधि का जो दृष्टिकोण है वह है तर्क प्रधान। तो हमें इनको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा है गति, तो धीमी प्रक्रिया, समय अधिक लगता है। तो जो आगमन विधि है इसमें क्या है, समय अधिक लगता है, यह एक धीमी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें पहले छात्रों को उदाहरण के माध्यम से नियम पर पहुंचना है। तो ये यहाँ पर प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है, यहाँ पर समय अधिक लगता है। जबकि जो निगमन विधि है यह एक तीव्र प्रक्रिया है, इसमें समय कम लगता है क्योंकि यहाँ पर नियम पहले ही बतला दिया गया है और उस नियम के आधार पर हमें प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अगला है उपयोगिता। उपयोगिता क्या है इस नियम की, आगमन विधि जो है उसका क्या उपयोगिता है। तो निचली कक्षाओं, प्राइमरी और मिडिल कक्षाओं के लिए यह एक श्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। और जो निगमन विधि है, निगमन विधि जो उच्च कक्षाओं के लिए यह उपयुक्त है। तो जो प्राइमरी या मिडिल जो क्लासें हैं उनके लिए आगमन विधि उपयुक्त है, श्रेष्ठ है, और निगमन विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। चलिए भूमिका देख लेते हैं। छात्र सक्रिय रहते हैं आगमन विधि में, खोजकर्ता के रूप में यहाँ पर आते हैं क्योंकि वह एक नियम या सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर छात्र सक्रिय रहते हैं और वह एक खोजकर्ता की भूमिका में होते हैं। जबकि निगमन विधि में जो है छात्र निष्क्रिय श्रोता या अनुकरण करता होते हैं। यहाँ पर छात्र निष्क्रिय होते हैं क्योंकि यहाँ पर सूत्र हमें नियम पहले ही पता है, हमें केवल उस नियम में मान रखकर हल करना होता है। तो यहाँ पर छात्र जो होते हैं निष्क्रिय या अनुकरण करता होते हैं, अनुकरण करने वाले होते हैं नियम क्योंकि उनको पहले ही बतला दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं स्मरण, तो रटने की आवश्यकता नहीं होती किसमें, आगमन विधि में। आगमन विधि में रटने की पद्धति नहीं है, जबकि निगमन विधि में सूत्रों को रटना पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो निगमन विधि में हमें सूत्रों को रटना पड़ेगा, आगमन विधि में हम सूत्रों को स्वयं ही खुद ही जनरेट करते हैं, स्वयं ही उनको बनाते हैं। ठीक है, तो यह कुछ मुख्य अंतर है आगमन और निगमन विधि में। चलिए हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर। तो यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं उन पर हम चर्चा करें। एक आदर्श शिक्षण स्थिति में इन दोनों का समन्वय होना आवश्यक है या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं आगमन विधि के बारे में, नए ज्ञान को समझाने और अवधारणा विकसित करने के लिए बेहतरीन है।
ठीक है, तो आगमन विधि जो है नए ज्ञान को समझाने और अवधारणा विकसित करने के लिए यह अच्छी विधि है। निगमन विधि तो अभ्यास, गति और सटीकता प्राप्त करने के लिए यह विधि उपयुक्त है। तो यदि हम निगमन विधि से कहें तो इससे अभ्यास अधिक होगा, इससे अभ्यास करने से गति अधिक आएगी और प्रश्नों में सटीकता हमारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर निगमन और आगमन विधि दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगमन विधि और निगमन विधि पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर जाने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा था कि यदि विशिष्ट उदाहरणों से हम सामान्य नियम की ओर जाते हैं तो उस पद्धति को कहते हैं हम आगमन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, निगमन विधि का सही शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो निगमन विधि में हम कौन सा शिक्षण सूत्र लगाते हैं? तो निगमन विधि जो होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो निगमन विधि है, निगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र है वह है बी ऑप्शन, जिसमें कहा गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 है, गणित में नया सूत्र स्थापित करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? तो यहाँ पर नया सूत्र बनाना है हमें, तो नया सूत्र हम देखते हैं किस विधि में होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, स्मरण विधि। तो हमने देखा था कि नया सूत्र यदि बनाना है उदाहरणों के माध्यम से तो उसके लिए है आगमन विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 हमें यहाँ पर दिया गया है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस विधि का मुख्य मार्ग है? तो प्रमाण से हमें जाना है प्रत्यक्ष की ओर। तो प्रमाण हमारे लिए दिए जाते हैं निगमन विधि में, क्योंकि हमें सूत्र पहले दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, खेल विधि, प्रायोजना विधि। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा निगमन विधि, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया गया है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, निगमन विधि का मुख्य दोष क्या है? तो निगमन विधि के हमने अंतर देखे थे आगमन और निगमन विधि में, तो वहां से हमें दोष पता चलेगा। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें समय अधिक लगता है, तो समय अधिक लगता है हमारी आगमन विधि में, निगमन विधि में समय कम लगता है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो हम देखते हैं आगे, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो निगमन विधि हमने देखा था यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता, तो यह नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बी है, हमने देखा भी था कि इसका दोष है कि यहाँ पर सूत्रों को हमें रटना होता है, तो यहाँ पर छात्रों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 हम देखते हैं। यहाँ पर आगमन विधि का प्रथम सोपान क्या है? तो आगमन विधि में हम देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर देखें, सामान्यीकरण होता है, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होता है, परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि आगमन विधि में ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि जो आगमन विधि होती है उसमें हम विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और हम एक नियम की ओर पहुंचते हैं। तो प्रथम नियम, प्रथम सोपान क्या होगा, प्रथम स्टेप क्या होगा? विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? व्याकरण का शिक्षण करना है तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, अनुकरण विधि। तो व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि है ऑप्शन ए हमारा निगमन विधि। तो निगमन विधि जो है वह व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला है प्रश्न, प्रश्न 8 है हमारा, कौन सी विधि अज्ञात से ज्ञात के शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है? हमने मुख्य सूत्र जो शिक्षण सूत्र पढ़े थे उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि और खोज विधि। तो जो हमारा 8वां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर हम जाते हैं निगमन विधि में, जो कि हमारा ऑप्शन बी दिया गया है, निगमन विधि। तो 8वें का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, एक शिक्षक बोर्ड पर
ए ऋण बी के ऊपर 2 की घात बराबर ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग लिखकर सवाल हल कराता है। यह उदाहरण है। तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा बोर्ड पर सूत्र को बतला दिया गया है। तो हम चूंकि जानते हैं यदि सूत्र बता दिया जाता और उदाहरण इस पर हल कराए जा रहे हैं तो यह एक निगमन विधि होगी। तो यहाँ ऑप्शन है, ए है हमारा आगमन, दूसरा हमारा निगमन, सी हमारा विश्लेषण विधि और डी है हमारा अन्वेषण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, निगमन विधि। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो हमने देखा था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस विधि की मुख्य विशेषता है। तो जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है वह हमें देखना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आगमन विधि। तो आज के इस क्लास में हमने आगमन एवं निगमन विधि पर चर्चा की और आगमन एवं निगमन विधि के साथ साथ उनके हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।